हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एशिया के पड़ोसी या सीमाओं के बारे में। एशिया के पड़ोसी या सीमाओं की बात की जाए तो एशिया के उत्तर में क्या स्थित है? एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर अवस्थित है। इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगर पश्चिम में बात की जाए तो युराल पर्वत, युराल नदी, कैस्पियन सागर, कॉकेसस पर्वत, काला सागर और भूमध्य सागर एक निरंतर श्रृंखला के रूप में एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। इसके बाद अगर सुएज नहर, लाल सागर और अदन की खाड़ी, बॉब अल मंदेब जल संधि जिसे कहते हैं, अभी हम बताएंगे आपको क्या होता है, तो ये एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। जबकि बेरिंग जल संधि इसे उत्तर अमेरिका से अलग करती है। इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद मलय द्वीप समूह को आमतौर पर मानव जनित मेलेनेशियन लाइन या बेवर लाइन के साथ एशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच विभाजित किया जाता है। न्यू गिनी जो भौगोलिक रूप से ऑस्ट्रेलिया का भाग है, अगर इसके पश्चिमी हिस्से की बात की जाए जो इसका लगभग आधा है, वो इंडोनेशिया के नियंत्रण में है। मतलब कि पॉलिटिकली वो इंडोनेशिया के नियंत्रण में है। चलिए हम इसको अब मैप से देखते हैं। इसके बाद अगर हम एशिया की पड़ोसी सीमाओं को मैप से देखें तो एशिया के उत्तर में ये है आर्कटिक महासागर, पूर्व में ये है प्रशांत महासागर और दक्षिण में ये है हिंद महासागर स्थित है, जैसा कि हमने आपको भी बताया था। इसके बाद अगर पश्चिम में बात की जाए तो जैसे कि आप ये लाइन देख रहे हो, साथ में आप लोग भी मैप पर वर्क करते चलिए। तो ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे आप देखेंगे युराल माउंटेन, युराल नदी, ये है कैस्पियन सी, ये है काला सागर, कॉकेसस पर्वत और ये भूमध्य सागर एक निरंतर श्रृंखला के रूप में एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। इसके बाद अगर इसकी बात की जाए तो ये है अरब प्रायद्वीप, जिसे बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। प्रायद्वीप होता क्या है? प्रायद्वीप का मतलब होता है एक लैंड पोर्शन जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो, उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो ये प्रायद्वीप जो है वो भौगोलिक रूप से एशिया ही का पार्ट है और ये है अफ्रीका का पार्ट। ये आप जो देख रहे हैं वो अफ्रीका का पार्ट है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर है सुएज नहर और यहाँ है लाल सागर और ये है अदन की खाड़ी। इसको आप मैप में देखते चलिएगा। हो सकता है छोटा छोटा है इसलिए आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो जो हम बोलते जा रहे हैं यहाँ पे उसको आप मार्क करते चलिए। इसके बाद अगर बॉब अल मंदेब जल संधि की बात की जाए, पहले तो ये सुन लीजिए कि जल संधि होती क्या है। जल संधि वो होती है जो अलग अलग जलीय निकाय को जोड़ती है और लैंड मास को अलग करती है। मतलब कि जल संधि वो होती है जो दो अलग अलग जलीय निकाय को जोड़ती है और दो अलग अलग लैंड मास को डिवाइड करती है, उसको बोलते हैं जल संधि। इसके बाद अगर बॉब अल मंदेब जल संधि की बात की जाए तो ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है और इसकी अगर बात की जाए तो ये एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। इसको याद रखना है आपको, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया है कि जल संधि दो जलीय निकाय को जोड़ती है और दो लैंड मास को, मतलब कि दो स्थल भाग को अलग करती है। तो इसको आपको याद रखना है। ऐसी अगर सुएज नहर की बात की जाए तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात की जाए बेरिंग स्ट्रेट, जो कि यहाँ पर है, मतलब कि बेरिंग जल संधि, ये उत्तर अमेरिका को एशिया से अलग करती है। इसके बाद अगर मलय प्रायद्वीप की बात की जाए, इस पर न्यू गिनी आइलैंड है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। तो ये एशिया ऑस्ट्रेलिया की सीमा है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। जैसे कि हमने आपको बताया था कि एशिया को 6 पॉलिटिकल डिवीजन में बांटा गया है। नॉर्दर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया, साउदर्न एशिया, ईस्टर्न एशिया और साउथ। तो ये 6 पॉलिटिकल डिवीज़न में बांटा गया है। इनमें जो जो देश हैं उनको आप मार्क कर लीजिएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एशिया के कौन कौन से देश से विषुवत रेखा गुजरती है, तो वो है मालदीव और इंडोनेशिया। इसके बाद लेकिन ये भी याद रखिएगा कि ऐसे कौन कौन से द्वीप हैं जो विषुवत रेखा से निकलते हैं, तो इनको भी आप देख लीजिए, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि आपका है सुमात्रा, बोर्नियो और सुलावेसी। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि कौन कौन से द्वीप से विषुवत रेखा गुजरती है, तो वो 3 याद रखिएगा, जिसका नाम है पहला सुमात्रा, दूसरे नंबर पर है बोर्नियो और फिर है सुलावेसी। इन तीनों को याद रखिएगा और नोट भी करते चलिएगा।
इसके बाद अगर अब कर्क रेखा की बात की जाए, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इससे कौन कौन से देश निकलते हैं एशिया के, तो वो है ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूएई, सऊदी अरब। ये देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से निकलते हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। कर्क रेखा से एशिया के कौन से देश हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं, तो इनके नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद जैसे कि हमने आपको बताया था, आर्कटिक व्रत जो कि रशिया से निकलता है, आर्कटिक व्रत जिसे 66.5 डिग्री नॉर्थ को कहा जाता है, तो ये रशिया से गुजरता है। इसके बाद अगर पूर्वी एशिया की बात की जाए, तो ये पूर्वी एशिया के सब देश हैं, इनको भी आपको याद रखना है, जैसे हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। इसके बाद अगर मंगोलिया की बात की जाए, तो मंगोलिया जिसकी कैपिटल है उलान बटोर, ये रूस और चाइना के बीच में है, मतलब कि रशिया और चाइना के ये बीच में है, और जो गोबी मरुस्थल है वो इसी में है, इसको भी आपको याद रखना है। ऐसे ही अगर तुर्की की बात की जाए या टर्की की बात की जाए, तो ये भी यूरोप तथा एशिया दोनों में है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये है साउथ चाइना सी, मतलब कि दक्षिण चीन सागर, और इसके बॉर्डर पर कौन कौन से देश हैं आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो है ताइवान, उसके बाद है फिलीपींस, उसके बाद है ब्रुनेई, उसके बाद है मलेशिया, उसके बाद वियतनाम, उसके बाद हांगकांग। तो इनको आप मार्क कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि दक्षिण चीन सागर के बॉर्डर पर कौन कौन से देश हैं। इसके बाद अगर येलो सी की बात की जाए, जैसे कि ये है, तो ये यहाँ होंगहो रिवर बहती है। अगर इसकी बात की जाए तो ये गोबी डेजर्ट के आसपास से आती है और यहाँ से पीली मिट्टी उड़ उड़ कर गिरती है, तो नदी का पानी भी पीला हो जाता है, तो इसीलिए इसे येलो सी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद अगर ओखोटस सी की बात की जाए, मतलब कि ओखोटस सागर की बात की जाए, और सखालिन द्वीप ये है जो, इसकी बात की जाए तो ये रशिया के पास है, ओकोटस सागर भी और ये सखालिन द्वीप दोनों रशिया के पास है। इसके बाद एक और याद रखिएगा, एक है क्यूविल आइलैंड जो कि प्रशांत महासागर में है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर एक लुजोन द्वीप की बात की जाए, जो कि ये है लुजोन द्वीप, जो कि फिलीपींस की राजधानी मनीला के ऊपर है, जैसा कि आप देख रहे होंगे लुजोन द्वीप, और इसको चावल का कटोरा भी कहा जाता है। इसके बाद अगर अब हम रशिया की प्रमुख नदियों की बात करते हैं, वो 3 प्रमुख नदियां हैं, ओब, उसके बाद है यनीसी, इसको भी मार्क कर लीजिएगा आप, और ये एक है लीना। ये 3 प्रमुख नदियां हैं जो कि आर्कटिक ओशियन मतलब कि आर्कटिक महासागर में जाकर गिरती हैं, इनको भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर बर्खोयांस्की माउंटेन की बात की जाए, तो ये नाम भी याद रख सकते हैं। इसके बाद कावा सागर जो कि आर्कटिक ओशियन में है। इसके बाद लेप्टिव सी, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद ये बेरिंग स्ट्रेट है, इसको भी याद रखिएगा, जो हम आपको बता चुके हैं। ये है बेरिंग सी, और ओखोटस सागर के बीच में एक ही है कमचटका प्रायद्वीप जो कि रूस में है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद हम करते हैं लेक बैकाल की बात, मतलब बैकाल झील की बात, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। साइबेरिया के अंदर ये चमकती हुई लेक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। शीतकाल में ये झील जमती तो है, लेकिन जो आसपास का एरिया है वो स्नो कवर्ड हो जाता है। ये जो एरिया है वो स्नो कवर्ड हो जाता है, तो बीच में नीली नीली सी नज़र आती है, तो ऐसा लगता है जैसे साइबेरिया में एक मोती पड़ा हुआ हो, तो इसीलिए इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया, मतलब कि साइबेरिया का मोती कहा जाता है बैकाल झील को। इसको आप लिख लीजिएगा, साइबेरिया का मोती। और अगर इस झील की बात की जाए तो ये विश्व की सबसे गहरी ताज़ा पानी की झील है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। विश्व की सबसे गहरी ताज़ा पानी की झील है, उसका नाम है बैकाल झील। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगर ये जो कुछ देश हैं इनकी अगर कैपिटल की बात की जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती हैं, तो जैसे अगर कजाकिस्तान की राजधानी की बात की जाए तो वो है अस्ताना, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर किर्गिस्तान की कैपिटल की बात की जाए तो वो है बिश्केक। इसके बाद अगर ताजिकिस्तान की कैपिटल की बात की जाए तो वो है दुशानबे।
इसके बाद अगर उज्बेकिस्तान की कैपिटल की बात की जाए तो वो है ताशकंद। इसके बाद अगर तुर्कमेनिस्तान की बात की जाए तो इसकी कैपिटल है अशगाबाद। इनको आप नोट कर लीजिएगा, मैं फिर से बोल दे रही हूँ। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। इनको आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है इनकी कैपिटल, इसलिए हमने आपको बता दिया है। इसके बाद ये सेंट्रल एशिया में, ये जो आप देख रहे हैं सेंट्रल एशिया है, और सेंट्रल एशिया में एक अरल सागर है, इसका नाम याद रखिएगा, अरल सागर। तो ये जो सागर है वो सेंट्रल एशिया में है, और ये किस किस के बॉर्डर पर है तो इसको याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पर ये है। इसके बाद अगर आमू दरिया और सर दरिया की बात की जाए, जो कि ये है आमू दरिया और ये है सर दरिया, ये जो दो नदियां हैं ये अरल सागर में जाकर गिरती हैं। ये मध्य एशिया की दो प्रमुख नदियां हैं, जिसका नाम है आमू दरिया और एक का नाम है सर दरिया। इनको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है बालखस झील, इसका नाम भी आप याद रख सकते हैं, कजाकिस्तान में है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका नाम है बालखस। जो नाम बोल रहे हैं इनको आप नोट करते चलिए। इसके बाद अगर वेस्ट एशिया की बात की जाए, पश्चिमी एशिया की बात की जाए, तो यहाँ पर पर्शियन गल्फ़, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। पर्शियन गल्फ़ यानी कि फारस की खाड़ी, इससे कौन कौन से देश का बॉर्डर लगता है तो इसकी बात की जाए तो पहला है ईरान, उसके बाद है UAE, इसके बाद है कतर, इसके बाद है बहरीन, इनको आप नोट करते चलिएगा साथ में, इसके बाद है सऊदी अरब, इसके बाद है कुवैत, इसके बाद है इराक। इसके बाद अगर लाल सागर की बात की जाए, लाल सागर से पश्चिम एशिया के कौन कौन से देश टच होते हैं तो ये है लाल सागर, जैसा कि आप देख रहे होंगे रेड सी, इससे कौन कौन से देश टच होते हैं तो वो पहला है जैसे कि यमन, उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद जॉर्डन, उसके बाद इजराइल। इनको भी आप मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद भूमध्य सागर के किनारे एशिया के कौन कौन से देश टच होते हैं, ये है मेडिटेरियन सी, मतलब कि भूमध्य सागर, और इससे एशिया के कौन कौन से देश टच होते हैं तो ये है इजराइल, जैसा कि आप कर चुके हैं पहले मार्क, तो ये है इजराइल। इसके बाद है लेबनान, इसके बाद है सीरिया और इसके बाद है तुर्की। ये वो देश हैं जो भूमध्य सागर के किनारे हैं। इसके बाद अगर इस्तांबुल की बात की जाए, जैसे आप देख रहे होंगे ये यूरोप तथा एशिया दोनों में है, ये टर्की का एक शहर है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये यूरोप और एशिया दोनों में है इस्तांबुल, और ये टर्की या तुर्की का एक शहर है। इसके बाद अगर काला सागर की बात की जाए, ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये वहाँ आपका ब्लैक सी। तो कौन कौन से एशिया के देश यहाँ से टच होते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं साउथ में है टर्की। इसके बाद अगर यहाँ बात की जाए तो ये है जॉर्जिया, और यहाँ बात की जाए तो ये है रशिया, मतलब यहाँ का बॉर्डर लगता है। अब हम पढ़ते हैं सुएज कैनाल के बारे में, मतलब कि सुएज नहर के बारे में, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सुएज कैनाल की बात की जाए तो ये इसकी लेंथ आप देख सकते हैं, पोर्ट सईद से पोर्ट सुएज तक इसकी लेंथ है। इसके बाद अगर इसकी बात की जाए, इसका निर्माण सुएज कैनाल कंपनी ने किया था 1859 से 1869 तक। और अगर इसकी ओपनिंग की बात की जाए, मतलब कि ओपन कब हुई थी तो ये हुई थी 17 नवंबर 1869 को, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो ये है 193 समथिंग इसकी लेंथ है, मतलब कि 193.30 इसकी लेंथ है। ये नहर क्यों इम्पोर्टेंट है ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि अगर भारत से लंदन जाना चाहें तो करीब 9000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है इस नहर के माध्यम से।
इस नहर के बनने से ये फ़ायदा हुआ है कि अगर भारत से लंदन जाना चाहें तो 9000 किलोमीटर दूरी कम हो जाती है, इसलिए ये नहर इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती है। इसके बाद अगर ये बात की जाए कि ये नहर कहाँ स्थित है, तो ये मिस्र में मतलब कि इजिप्ट में स्थित है। इसके बाद सुएज़ नहर के वास्ते 2 झील हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, एक का नाम है ग्रेट बिटर झील और एक का नाम है तिम्सा झील। इनको आप नोट कर लीजिएगा, ये है तिम्सा और ये है ग्रेट बिटर। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। सुएज़ नहर जैसे कि हमने आपको बताया इजिप्ट मतलब मिस्र के पास है, और ये जो कैनाल है वो मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर बनाई गई है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम लुजोन जल संधि की बात करें जो कि यहाँ पर है, ये है लुजोन जल संधि, तो ये ताइवान और फिलीपींस के बीच में है, इसको आप याद रखिएगा। अगर दक्षिणी चीन सागर से प्रशांत महासागर जाना हो तो ये इसका रास्ता है, दक्षिणी चीन सागर से प्रशांत महासागर की तरफ जाने का रास्ता जो है वो लुजोन जल संधि से है। इसके बाद अगर मकासर जल संधि की बात की जाए जो कि यहाँ पर है, तो ये इंडोनेशिया में है। अगर इंडोनेशिया से फिलीपींस जापान जाना चाहें तो मकासर जल संधि से होकर जाना पड़ेगा। इसके बाद अगर सुंडा जल संधि की बात की जाए जो जावा सी से मतलब जावा सागर से हिंद महासागर जाने का रास्ता, ये है जावा सागर, ये है हिंद महासागर। इसके बाद अगर सुंडा जल संधि की बात की जाए तो ये जावा सागर के ऊपर ही है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर मलक्का जल संधि की बात की जाए तो ये सिंगापुर में है और ये जावा सागर से अंडमान सागर को जोड़ती है, इसको भी आप याद रखिएगा। पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि अंडमान सागर को जावा सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो वो है मलक्का जल संधि, इसलिए इसका नाम याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें अब मैकोंग नदी की जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ये चीन से निकलती है और ये लाओस में एंटर करती है, फिर थाईलैंड में, फिर कंबोडिया में, फिर वियतनाम में, फिर ये मैकोंग डेल्टा बनाती है जो दक्षिण चीन सागर का भाग है मैकोंग डेल्टा। अगर इस मैकोंग नदी की बात की जाए तो ये साउथ ईस्ट एशिया या एशिया के डैन्यूब भी कहा जाता है। मैकोंग नदी को साउथ ईस्ट एशिया या एशिया के डैन्यूब भी कहा जाता है क्योंकि डैन्यूब जो नदी है वो यूरोप की है। अगर डैन्यूब नदी की बात की जाए तो ये काफ़ी देशों से निकलती है। उसके बाद अगर बात की जाए तो मैकोंग नदी भी कई देशों से निकलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड डैन्यूब का है, तो इसीलिए इसे साउथ ईस्ट एशिया या एशिया की डैन्यूब नदी भी कहा जाता है। इसके बाद अगर इरावदी की बात की जाए तो ये म्यांमार के अंदर बहती है ये नदी। इसके बाद अराकान योमा पर्वत जो कि म्यांमार में है, इसको नोट करते चलिए, जो हम बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है। इसके बाद साल्वेन नदी जो कि म्यांमार में है। इसके बाद गल्फ ऑफ टोनकिन, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये चीन और वियतनाम के बीच में है और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी याद रखिए। इसके बाद अगर हम जापान की बात करें तो जापान में ये जल संधि ये इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगर इस जल संधि की बात की जाए तो ये होक्काइडो और होन्शु के बीच में है। होक्काइडो और होन्शु जो कि द्वीप हैं, जापान के बड़े द्वीप में ये शामिल हैं। इसके बाद जापान और रूस को कौन अलग करता है, तो ये है ला पेवोऊस। जापान को रूस से कौन अलग करता है, तो वो है ला पेवोऊस, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद अगर जापान के 4 द्वीप के बारे में बात की जाए, मतलब कि जो 4 बड़े द्वीप हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पर है होन्शु, दूसरे नंबर पर है होक्काइडो, तीसरे नंबर पर है क्यूशू और उसके बाद है शिकोकू। इनके नाम भी नोट कर लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। जापान के 4 द्वीप जिनका सीक्वेंस है, सबसे बड़ा होन्शु, उसके बाद होक्काइडो, उसके बाद क्यूशू, उसके बाद शिकोकू, इनको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद अगर पूछा जाए जो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे, तो हिरोशिमा और नागासाकी कौन से द्वीप पर हैं, तो इनको भी आप नोट कर लीजिए। जो हिरोशिमा है वो है
जैसे कि हिरोशिमा है जो है होन्शु द्वीप पर, और जो नागासाकी है वो है क्यूशू द्वीप पर। इनको भी याद कर लीजिएगा। जो हिरोशिमा है वो है होन्शु द्वीप पर, और जो नागासाकी है वो है क्यूशू द्वीप पर। अगर होन्शु द्वीप की बात की जाए तो यहीं पर टोक्यो भी है, टोक्यो भी इसी पर है, होन्शु द्वीप पर। ये नागोया, ये भी नागोया, ओसाका, ये सब बड़े शहर हैं यहाँ के, इनको भी याद रखिएगा। इसके बाद अगर एशिया के माउंटेन की बात की जाए तो ये माउंट एल्ब्रोज, इसका नाम याद रखिएगा, ये यहाँ स्थित है, जो कैस्पियन सागर के दक्षिण में स्थित है। और ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ स्थित है, तो ईरान में स्थित है और कैस्पियन सागर के दक्षिण में स्थित है। इसके बाद अगर बात की जाए अल्टाई माउंटेन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये चाइना में है। इसके बाद तारिम बेसिन, ये भी चाइना में है। इसके बाद अल नाफूद, जो कि सऊदी अरब में एक डेजर्ट है, मतलब कि मरुस्थल है। इसके बाद अनातोलिया का पठार, ये इम्पॉर्टेंट है, ये टर्की में है, इनको भी आपको याद रखना है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे पामीर के पठार के बारे में, तो जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड या विश्व की या दुनिया की छत भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। इसे पामीर नोट भी कहते हैं, मतलब पामीर गांठ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर तिएन सान, हिंदू कुश, सुलेमान, काराकोरम, ये कई सारे माउंटेन यहाँ जुड़े हुए हैं इस पामीर के पठार से। तो ऐसा लगता है जैसे ये सारे माउंटेन जो भी इसके आसपास हैं वो वस्से जैसे हों, मतलब कि इस टाइप से वस्से जैसे हों, और ये बीच में गांठ बनी हुई है, मतलब कि गांठ लगी हुई है, इसीलिए इसे पामीर नोट भी कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा।